प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आप शिक्षा की दुनिया से जुड़े बेहद जागरूक और संवेदनशील विद्यार्थी हैं। आपको यह बखूबी मालूम है कि 2005 में आई राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा और नई शिक्षा नीति में जिस नए संदर्भों की संकल्पना की गई है, उसका नाम है पाठचर्या के केंद्र में भाषा। यानी ये दोनों यह मानती है कि पाठचर्या के केंद्र में भाषा की उपस्थिति के विविध संदर्भों को हम समझने का प्रयास करें। आप सभी जानते हैं कि भाषा को हम लोग प्रायः 2-3 नज़रिए से देखते थे, जैसे व्याकरण के नज़रिए से या फिर साहित्यिक उपलब्धियों के नज़रिए से या फिर व्याकरण और साहित्यिक उपलब्धियों के साथ-साथ किसी की पहचान के विभिन्न संदर्भों के सिलसिले में। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं पाठचर्या के केंद्र में भाषा, तब इसका अर्थ यह होता है कि चाहे आप विज्ञान पढ़ें या गणित पढ़ें या भाषा पढ़ें या साहित्य पढ़ें, आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित भाषा के विविध रंगों को पहचानना ज़रूरी है या पहचान के कौशल को विकसित करना ज़रूरी है। आपने भाषा, अस्मिता, सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध के पहले भाग में भाषा और अस्मिता से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास किया था। आपने यह देखा था कि भाषा, अस्मिता और राजनीति से कैसे-कैसे संदर्भ उभरते हैं। साथ ही आपने यह भी देखा था कि किस तरह कक्षाओं में शुद्धता, अशुद्धता के प्रश्न उभरते हैं। आज इसी सिलसिले में कुछ और बातचीत यानी हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि भाषा के सिलसिले में वर्चस्व और प्रतिरोध के क्या मंजर हैं। आइए सबसे पहले यह देखने का प्रयास करें कि भाषा के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं पारंपरिक रूप से। क्या भाषा महज बातचीत का साधन भर है या फिर क्या भाषा शब्दकोश और व्याकरण का योग भर है? ध्यान से देखिए, भाषा के बारे में जो दोनों बातें कही गईं, उनमें भाषा का दायरा बहुत सीमित है। इन दोनों ही परिभाषाओं की सीमा हमें दिखाई पड़ जाती है कि इनमें यह मान लिया जाता है कि भाषा पहले है और मनुष्य बाद में। जबकि भाषा की परिभाषा में यह समझने के लिए कि भाषा वास्तव में क्या होती है, हमें इंसान, उसके दिमाग और समाज के बारे में एक साथ सोचना होगा, यानी कई दिशाओं में साथ-साथ चलना होगा। भाषा एक इंसान की पहचान होती है। इसे और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की जाए। भाषा दरअसल एक सामाजिक आईना है। ध्यान से देखिए, भाषा अपनी संरचना में उन सभी रिश्तों को भी दिखाती है जिनके सहारे एक समाज बना होता है। असल में भाषा और समाज में एक खास रिश्ता है। भाषा वह माध्यम है जो छोटे बड़े और तथाकथित ऊंच नीच के रिश्तों को सदियों तक बनाए रखती है। यानी ऊंचा बनने का दंभ और निम्न होने का अपराध बोध या असुरक्षा बोध, ये सारी कारस्तानियाँ भाषा के माध्यम से ही तो संभव होती रही हैं। यानी कोई ऊँचा बनने का प्रयास करता है, तब भी भाषा के माध्यम से प्रकट करता है और किसी को अफ़सोस इस बात का हो कि वह तथाकथित निम्न है, तब भी उसके अफ़सोस की अभिव्यक्ति का रास्ता भाषा ही होती है। भाषा किसी समाज की अनेक उपलब्धियों, संघर्षों और लक्ष्यों को प्रकट करती है। हम कह सकते हैं कि वह सामाजिक विकास का आईना है। भाषा के संदर्भ में वर्चस्व तथा प्रतिरोध के मामले को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। समाज में अनेक तरह के भेद और असमानताएं भी पाई जाती हैं। इनमें से अनेक असमानताओं को विभिन्न समूह सायास तौर पर यानी जानबूझकर या प्रयत्नपूर्वक बनाए रखते हैं। इसी कारण भाषा में वर्चस्व तथा प्रतिरोध के स्वर बराबर सुनाई देते हैं। समाज कोई एक तरह का समूह तो है नहीं, इसलिए भाषा में भी एक तरह का तत्व सब ओर नहीं दिखाई पड़ता है, यानी सजातीयता का तत्व नजर नहीं आता है। भाषाओं का सीखा जाना खास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होता है। अनेक बार विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वृतांतों में ताकतवर समूह के विचार स्थापित किए जाते हैं।
आपने देखा होगा कि अनेक बार भाषा भी वर्चस्वशाली समूहों के अनुसार ढलती बदलती है। जैसे आप आसानी से इस बात को महसूस कर सकते हैं या कर सकती हैं कि पुरुष वर्चस्व को भाषा में किस तरह से स्थापित किया गया। साथ ही आपको यह समझना भी आसान है आपके लिए कि स्त्री सरोकारों को किस तरह से नेपथ्य में ओझल कर दिया गया भाषा के माध्यम से। अभी हम लोग इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ वर्चस्व के साथ-साथ प्रतिरोध की भी भूमिका होती है, जिसे भाषा प्रकट करती है। ज़रूरत इस बात की है कि इन संदर्भों के आलोक में भाषा और जेंडर के रिश्ते को हम समझें। आपको पता ही है, किसी का स्त्री होना, किसी का पुरुष होना प्राकृतिक है, लेकिन स्त्री होने के कारण किसी को अयोग्य समझना, इस बात का अध्ययन हम जिस शब्द के माध्यम से करते हैं या जिस पारिभाषिक दुनिया के माध्यम से करते हैं, उसे हम जेंडर से संबोधित करते हैं। यानी सेक्स और जेंडर में फ़र्क है। सेक्स का मतलब किसी का पुरुष और स्त्री होना, जेंडर और भाषा के रिश्ते में हम किसी के स्त्री और पुरुष होने का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इस बात का अध्ययन करते हैं कि कैसे किसी को पुरुष होने के कारण तमाम तरह की सहूलियतें मिलती हैं, उसी तरह किसी को स्त्री होने के कारण तमाम तरह के दकियानूश विचारों से नवाजा जाता है या उन्हें कमतर मानने की भूल की जाती है। मानव जाति की विकास यात्रा में अनेक मंजिलें तय की गईं। इस यात्रा में विभाजन की इबारतें भी रची गईं। इन विभाजनों में वर्ग विभाजन बेहद महत्वपूर्ण है। आर्थिक संरचना यानी उत्पादक उत्पादन संबंधों के आधार पर दो वर्ग बने। भाषा ने वर्गीय हितों के वहन करने का काम किया। यानी भाषा ने यह काम खूब सुंदरता से किया कि जो अमीर है उसके हितों की रक्षा की जाए और जो गरीब है उसके हितों की अनदेखी की जाए भाषाई संरचना के आधार पर। शोषकों और शोषितों के भाषा में हम क्रमशः वर्चस्व और प्रतिरोध के स्वर को बखूबी समझ सकते हैं। यानी जो शोषण करता है उसकी भाषा वर्चस्वशाली होती है और जो उस शोषण के खिलाफ उठता है या उस शोषण से असहमत होने की कोशिश करता है, वह भी प्रतिरोध की जो भाषा कहता है, वह अलग होती है। जब बच्चे या बच्चियां भाषा सीखते या सीखती हैं, तब वे केवल भाषागत प्रवीणता ही हासिल नहीं करते या करती हैं, उनके द्वारा जाने अनजाने यह भी सीखा जाता है कि समाज में भाषा का प्रयोग कैसे करना है। व्यक्ति, स्थान और विषय के अनुसार भाषा कैसे बदलती है, यह बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसी तरह विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भिन्न-भिन्न भाषा रूपों को भी वे समझ लेते हैं कि उन सबों को कैसे समझना है। धर्म और भाषा के बीच भी गहरा संबंध है। हमारी जीवन शैली पर धर्म के प्रभाव के चलते अनेक मुहावरों, बिंबों, प्रतीकों का निर्माण होता है। अनेक बार युगपोत निर्माण में भाषा और धर्म के रिश्ते की मौजूदगी के चलते खास मंतव्य भी हासिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आदिवासी समाज किसी कबीलाई धर्म को मानता है या नगर में रहने वाला समाज किसी अन्य धर्म को मानता है, तब आप यह आसानी से महसूस कर सकते हैं कि जो बिंब रचे जाते हैं या जो कथाएँ रची जाती हैं, तो नगर में रहने वाले समाज में वह चरित्र या वह पात्र एक वर्चस्वशाली होता है और उसे तमाम तरह के राजा के गुणों से भर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो कबीलाई समाज का नायक है, उसे आदिवासी होने के कारण या जंगल में रहने के कारण प्रायः राक्षस या असुर जैसे संदर्भों से युक्त किया जाता है। यानी युगबोध निर्माण में भाषा और धर्म की जो रिश्ते की मौजूदगी है, उसके चलते अनेक तरह के मंतव्यों को हासिल किया जाता है। इन्हें जानना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जातीय स्मृतियों में उपस्थित वर्चस्व और प्रतिरोध के अनेक पड़ाव भाषा के इस संदर्भ के मुताबिक बने हैं और बदले हैं। हमने बखूबी समझा कि समाज विभिन्न प्रकार के विभाजनों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। इतना ही नहीं, समाज भाषा का उपयोग इस प्रकार के विभाजनों को ठोस रूप प्रदान करने के लिए भी करता है। ये विभाजन जेंडर, जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर किए जाते हैं। भाषा में व्याप्त इन शक्ति संबंधों को समझना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो मौजूदगी है भाषागत विभाजन की,
स्पष्ट तस्वीरें, उसे हम भाषा और जेंडर के रिश्ते के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए इसे देखने का प्रयास करें। भाषा निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव की प्रवृत्तियों का असर स्वाभाविक रूप से नजर आता है। किसी भी सभ्यता के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका होती है, लेकिन पुरुष वर्चस्व की भाषाई मौजूदगी विभिन्न संदर्भों में आसानी से दिख जाती है। उदाहरण के लिए शब्दों में बैठे भेदभाव को देखिए। अनेक भाषाओं में ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है। हम दो प्रमुख भाषाओं को देखने का प्रयास करें। अंग्रेजी के कुछ उदाहरण देखें, जैसे मैन पावर अंग्रेजी का एक शब्द है, श्रम शक्ति, जिसका हिंदी अर्थ होता है। अब आप देखिए कि श्रम स्त्रियां भी करती हैं, लेकिन शब्द में मैन पावर है, वुमेन पावर नहीं है। उसी तरह पांडुलिपि के लिए शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, यानी स्त्रियां जो किताब लिखती हैं, उनकी मौजूदगी या उनकी संवेदना अंग्रेजी भाषा में नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ वो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है। उसी तरह साहस के लिए शब्द है मैन फुली, वुमन फुली जैसा कोई शब्द नहीं है। श्रम के घंटे के लिए मैन आवर है, वो मैनो आवर नहीं है। प्रबंध करने के लिए शब्द है मैनेज, वो मैनेज नहीं है। हिंदी के भी अनेक शब्द इस तरह से नजर आते हैं, जैसे राष्ट्रपति शब्द को लीजिए, इसका स्त्रीलिंग प्रतिरूप नहीं है। सभापति शब्द को लीजिए, इसका भी स्त्रीलिंग प्रतिरूप नहीं है। कुलपति शब्द है, किसान है, आचार्य है, मर्दाना है। इस तरह के अनेक शब्द आपको दिखाई पड़ जाएंगे। आप आसानी से सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल में प्रार्थना सभा, गोष्ठी के साथ ही पाठ्य पुस्तकों में किए गए संबोधनों में पुरुष वर्चस्व की मौजूदगी साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। भाषा और वर्ग के रिश्ते को समझने का प्रयास करें। व्याकरण और शब्दकोश के अनुसार समान नियमों के बावजूद समाज में जारी वर्गीय भेदभाव के मुताबिक भाषा प्रयोग, साहित्य निर्माण, मिथक निर्माण, लोकोक्ति, मुहावरे आदि में वर्गीय फर्क के अनुसार अंतर आ जाता है। भाषा के सामाजिक आयाम पर अत्यंत महत्वपूर्ण काम करने वाले सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे का मानना है, भाषाओं का उपयोग वर्चस्ववादी समूहों के हितों की रक्षा के लिए भी किया जाता है। वर्गीय भेदभाव के कुछ व्यावहारिक रूपों को परखने के लिए कुछ वाक्यों को देखिए। क्रिया का उदाहरण है, चपरासी जा रहा है, जिलाधीश जा रहे हैं। अब आप देखिए कि चपरासी भी एक वचन है, जिलाधीश भी एक वचन है, लेकिन चपरासी के लिए जा रहा है, जिलाधीश के लिए जा रहे हैं। उसी तरह सर्वनाम का उदाहरण देखिए, वह चपरासी था, दूसरी तरफ वे कुलपति थे। संज्ञा का उदाहरण देखिए, वह चपरासी का बेटा है, वे कलेक्टर के बेटे हैं। क्रिया विशेषण का उदाहरण देखिए, चपरासी दौड़ता जा रहा है, कलेक्टर दौड़ते जा रहे हैं। वर्गीय अंतर को व्याकरणिक नियमों के द्वारा वैधता दी जाती है, जैसे ऊपर के नियमों में एक वचन और बहुवचन के संदर्भ हैं। इस तरह से आपने भाषा और वर्चस्व के रिश्ते को बखूबी समझा।